सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसमें सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू सिर्फ 1% से और प्रॉफिट भी सिर्फ 1% से ही ग्रो किए हैं। बट वही 3 साल, 5 साल और 10 साल का CAGR अगर देखोगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है। डबल डिजिट में वहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 साल और 1 साल दोनों का हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों कि 3 साल के रेवेन्यू ग्रोथ तो 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ 47% CAGR से है, तो स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव क्यों? तो इसके पीछे का दोस्तों रीज़न है PE एक्सपेंशन। अब देखो, मैंने आपको काफ़ी बार सिखाने की कोशिश की है कि मार्केट में रिटर्न्स जब भी बनते हैं, ठीक है, रिटर्न्स जब भी बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप से बनते हैं। एक होता है PE एक्सपेंशंस के बेसिस पे और एक होता है ग्रोथ के बेसिस पे। जो PE एक्सपेंशंस के बेसिस पे रिटर्न्स होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, और जो ग्रोथ के बेसिस पे रिटर्न्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम में आपने रेलवे कंपनीज़ में जो रिटर्न्स देखा है वो ग्रोथ के बेसिस पे नहीं देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ PE एक्सपेंशंस के बेसिस पे देखा है। तो PE एक्सपेंशंस हमें कब देखने को मिलती है? जब कंपनी के पास कोई ऐसे प्लान्स हैं जिससे कंपनी के फ्यूचर में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा विज़न है इतने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, वो इतने टाइम तक अचीव हो जाए। वो जब अचीव हो जाता है तो कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो पास्ट के एज इट इज़ सस्टेन कर जाते हैं। बट अगर वो अचीव होने में डिले होता है तो फिर रिटर्न्स होते हैं एक करेक्शन फेस में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि PE एक्सपेंशन कैसे होता है। अब देखो, जब फाइन ऑर्गेनिक्स अच्छे रिटर्न्स दिया करती थी, लाइक अगर इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को देखोगे तो 3 साल के परफॉर्मेंस को हटा दो, उससे पहले के परफॉर्मेंस को देखो, वहाँ पर रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कंपनी के नंबर्स डिसेंट आ रहे थे। बट उम्मीद था कि फ्यूचर में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। अब इसके रिकॉर्ड को देख सकते हो आप दोस्तों। पहले कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते थे और घटते थे, दोनों होता था। और उसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। अब जो कंपनी कंसिस्टेंट अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही हो और ये चीज़ इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले उस प्रॉफिट को देखकर ही इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और जब प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट आ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, तो उसका असर भी स्टॉक में देखने को मिलेगा। स्टॉक लगातार अपस्विंग हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। और अभी क्या हुआ है कि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में बताया है कि जितना हमारी कैपेसिटी है उसको हमने कंप्लीट यूटिलाइज़ कर लिया है। अब हमें एक्सपेंशंस की नीड होगी, यानी कि कैपेसिटी को बढ़ाने की नीड होगी एक फ्रेश ग्रोथ के लिए। तो अभी ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में है, इस वजह से कंपनी के ना ही नंबर्स ग्रो हो रहे हैं और ना ही स्टॉक ग्रो हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि फाइन ऑर्गेनिक्स के पहले के परफॉर्मेंस अच्छे क्यों थे और अभी के परफॉर्मेंस क्यों ख़राब है। बट अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वो अभी भी अच्छे हैं। पहले तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट हुआ भी करता था, बट अब अगर डेट देखोगे तो ना के बराबर है। तो फाइनेंशियल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, बट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नंबर्स में चेंजेस आई है, क्योंकि फुल कैपेसिटी को ऑलरेडी कंपनी ने यूटिलाइज़ कर लिया है। तो अब कंपनी को फ्रेश कैपेसिटी एक्सपेंशंस की नीड होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगली कंपनी को, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। अपडेट ये है कि फ़िलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब होम ग्रोन स्टार्टअप का प्लान है स्मार्ट टीवी ब्रांड को लॉन्च करने का, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगी डिक्सन टेक्नोलॉजी। और इससे क्या है कि जो शाओमी के डोमिनेंस हैं हमें इस पर्टिकुलर मार्केट में, उसको भी एक चैलेंजेस मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। सो देखो दोस्तों, एक पर्सन है जिसका नाम है रघु रेड्डी, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर रहे हैं किसके, शाओमी इंडिया के। अब उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली है कि वो लॉन्च करने वाले हैं एक स्टार्टअप, और वो स्टार्टअप में क्या होगा कि वो प्रीमियम जो सेगमेंट्स हैं उसमें वो डील करेंगे।
अब इसके लिए वो टीवी को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसमें Xiaomi इंडिया का ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। अब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसकी जो मार्केटिंग होगी वो एज ए प्रीमियम मार्केटिंग होगी, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लेते हुए देखने को मिलेगी, जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्सन के बिजनेस को इससे फ़ायदा मिल सकता है। और पिछले कुछ टाइम में डिक्सन टेक्नोलॉजी के वैल्यूशंस में भी करेक्शंस हमें देखने को मिली है, बट अगर इसके नंबर्स पास्ट में जैसे रहे हैं वैसे ही अगर आने वाले कल में भी कंटिन्यू रहते हैं, जो कि उम्मीद है कि कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं और मैक्सिमम ऑर्डर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का है, जिससे कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पिछले कुछ टाइम में जनरेट करती हुई दिखी है। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीज़ों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर लेना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL। अब HL से रिलेटेड दोस्तों एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इनफैक्ट एक नहीं 2 अपडेट है। पहली अपडेट ये है कि HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्वेस्ट करने वाली है 200 करोड़ रुपये फॉर न्यू रनवे एट नासिक एयरपोर्ट, यानी कि नासिक में जो एयरपोर्ट है उसके न्यू रनवे के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है। अब देखो IAF के जो चीफ हैं उनके तरफ से एक स्टेटमेंट कुछ टाइम पहले हमें देखने को मिला था कि HL ने जो डिलीवरी डिले किया था उस वजह से वो HL के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे थे कि वो जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग वो काम भी कर पाएँ। बट ये सारी चीज़ें को HL ने इस वे में बताया कि IAF के जो चीफ ने ये सारी जो कमेंट्री की थी, इस बेसिस पे स्टॉक ने जो रिएक्ट किया उसमें इनका कोई भी बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन नहीं था, इनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि स्टॉक को हमें गिराना है। बट फिलहाल दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो चलो मार्केट ने थोड़ा सा अब हटा दिया है, मार्केट थोड़ा भूल चुकी है। बट अब फिलहाल एक न्यूज़ निकल के आ रही है किन की तरफ से, वंस अगेन वही है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से, कि एवरी ईयर उनको 35 से 40 फाइटर जेट की नीड होगी। अब इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देती हुई नज़र आ सकती है HL को। अब देखो दोस्तों 35 से 40 फाइटर जेट की अगर नीड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसकी सप्लाई करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल रहे हैं। और HL इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और इसके ऑर्डर बुक ऑलरेडी 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसे कुछ अपडेट्स जो हमें सुनने को मिल रहे हैं, इन सारी अपडेट्स की वजह से कहीं ना कहीं जो HL की कमेंट्री थी पास्ट में कि हम 2.2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक उम्मीद कर रहे हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक, तो वो कमेंट्री कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पूरी भी हो सकती है और टाइम से पहले भी पूरी हो सकती है, क्योंकि अच्छे खासे पॉजिटिव साइन ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब इन सारी चीज़ों की बेसिस पे HL का कोई भी रिएक्शंस तो देखने को नहीं मिला है, बट अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट में जब सेंटिमेंट्स पूरी तरह से चेंज होती है तब पॉजिटिव न्यूज़ पॉजिटिव वे की तरह असर डालता है, और जब सेंटिमेंट्स अगर नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी भरा नेगेटिव न्यूज़ की तरह असर डालता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। न्यूज़ अच्छी थी बट ज़रूर स्टॉक ने उसको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कोफोर्ज। अभी दोस्तों रिसेंटली कोफोर्ज ने बताया कि 4 मार्च को यानी कि कल इसने रखा है बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में दोस्तों स्प्लिट का ये प्रपोजल रखेगी, और स्प्लिट का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी आपको स्प्लिट अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी का जो करंट फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है, तो 1:2 के रेशो के हिसाब से भी स्प्लिट मिल सकता है, 1:5 के रेशो के हिसाब से भी स्प्लिट मिल सकता है, और 1:10 के हिसाब से भी स्प्लिट पॉसिबल है। तो अगर आप कोफोर्ज के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आप इन 3 पॉइंट को नोट कर लो, 1:2, 5 और 10। इन 3 पॉइंट के हिसाब से आपको स्प्लिट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती है। अब देखते हैं स्प्लिट अप्रूव होगा या नहीं, बट कल के दिन कोफोर्ज का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखेगा और इन्वेस्टर्स इसको थोड़ा सा फोकस में भी रखेंगे। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।